बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैडिज्म के चैप्टर 28 की पार्ट 2 की वीडियो को। ये पार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने वाले ड्रग्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है। हमने पार्ट 1 की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि पार्किंसनिज्म में डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस खराब हो जाता है। ये दोनों वैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं गाबा के न्यूरॉन्स को, लेकिन डोपामिन इनहिबिटरी होता है और एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी होता है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या हुआ होता है, डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है सब्सटेंशिया नाइग्रा में। सही के बाद तो चूंकि डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो गई है तो इनका इम्बैलेंस हो गया। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किसी भी तरीके से डोपामिन को इंक्रीज करेंगे। तो मेन ट्रीटमेंट तो यही हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों बराबर डोपामिन कम हो गया था। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डोपामिन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक और बात ये भी है कि डोपामिन कम हुआ है, हम कोशिश करें कि थोड़ा बहुत डोपामिन बढ़ाएं। दूसरी तरफ हम एसिटाइलकोलिन को थोड़ा कम करके भी ओवरऑल मामला को ठीक कर सकते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। मैकेनिज्म एक्शन तो काफ़ी सारे हैं, ये दो तरह के टारगेट्स होते हैं हमारे पास। तो अब जनाबे वाली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डोपामिन को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जाए। बेसिक बेसिक बातों को करेंगे तो समझना थोड़ा आसान है भाई। एक तो बात ये है कि बंदे के अंदर डोपामिन कम है, उसको डोपामिन दे दो कि किसी इंजेक्शन के थ्रू किस तरीके से डोपामिन दे दी जाए, या कोई ऐसा ड्रग दे दो जो कि डोपामिन की तरह एक्ट करे, यानी कि डोपामिन एगोनिस्ट। या फिर कोई ऐसा ड्रग दो जो बॉडी के अंदर जो मौजूद डोपामिन है उसका मेटाबॉलिज्म कम करे ताकि डोपामिन ज़्यादा देर तक रह सके। तो बॉडी डोपामिन को मेटाबोलाइज करते हैं माओ, तो हम लोग दे सकते हैं माओ इनहिबिटर्स और इसी तरह कॉम्ट इनहिबिटर्स। सही की बात। और फिर हम इसी तरह से कुछ ऐसे ड्रग्स भी दे सकते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज करें। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं जो कि पार्किंसनिज्म के यूज होने वाले ड्रग्स हैं। सही की बात। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डोपामिन अगर देना तो क्या करें भाईजान। एक मसले की बात है कि हम एक बंदा है, उसके ब्रेन के अंदर भाईजान डोपामिन की है कमी। बड़ा गंदा सा ब्रेन बना है वैसे तो। अच्छा, हम डोपामिन देना चाहते हैं। अब बात बेसिकली ये है कि डोपामिन अगर हम इस बंदे को देंगे तो डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो ब्रेन तक तो पहुंचेगा ही नहीं। जहां पे मसला था वहां तक डोपामिन पहुंचेगा नहीं, तो मसला तो हमारा हल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, डोपामिन का एक प्रिकर्सर होता है जिसका नाम है एल डोपा। ठीक है, एल डोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे होता है हमारे पास एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, और इस एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर की मदद से एल डोपा ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन आप कहोगे हमें तो डोपामिन चाहिए था, हम एल डोपा का क्या करेंगे। भाईजान एल डोपा कन्वर्ट होता है इनटू डोपामिन विद द हेल्प ऑफ एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे एंजाइम है एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। इन एंजाइम की मदद से एल डोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है जी, डोपामिन पहुंच गया जहां हमने पहुंचाना था, मसला हमारा हल हुआ। लेकिन एक और बात भी है, वो ये बात है कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं होता, ये बाकी बॉडी के अंदर भी होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज है ये हमारे पास पेरिफेरी के अंदर भी मौजूद है, मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर मौजूद है। तो जब हम बंदे को एल डोपा देंगे तो ये एल डोपा इन जगहों पे बॉडी के अंदर डोपामीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और डोपामीन में जब कन्वर्ट हो जाएगा ये डोपामीन ब्रेन के अंदर एंटर हो नहीं सकती। यही तो मसला था हमारा कि डोपामीन बजाते खुद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये तो मसले की बात हो गई। वैसे तो मतलब बहुत बड़े मसले की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एल डोपा तो ब्रेन के अंदर चला ही जाएगा। लेकिन देखो, बॉडी के अंदर हमें डोपामिन चाहिए नहीं थी और बॉडी के टिश्यूज में इतनी डोपामिन बन रही है, ये कुछ ना कुछ टॉक्सिटी कर रही होगी। तो ये मसले की बात है ना, जाहिर सी बात है। इसी तरह से एल डोपा बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाया करेगा, ब्रेन तक बहुत थोड़ा पहुंचेगा। तो ये बहुत सारे मसले आ रहे हैं। इन मसलों को हल करने के लिए आया जनाबे वाली कार्बिडोपा। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, यानी कि एल डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो फिर आप कहेंगे यार फिर असल मामला हल किस तरह से होगा। भैया अच्छी बात यह है कि कार्बिडोपा जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो यानी कि पेरिफेरी के अंदर जो कन्वर्जन हो रही थी उसको रोक देगा, ब्रेन के अंदर जो कन्वर्जन हो रही थी वो अभी भी होती रहेगी। तो इसका बहुत फायदा होता है हमें। किस किस तरह से फायदा होता है, सीधी सी बात है। एक तो बात ये हो गई कि जब पेरिफेरी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगा एल डोपा, तो एल डोपा की हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर देगी। दूसरी बात यह है कि अब हमें एल डोपा की बहुत थोड़ी डोज देनी पड़ेगी ब्रेन के अंदर सफिशिएंट डोपामिन पहुंचाने के लिए, तो हमें डोज कम देनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अब पेरिफेरी के अंदर ज्यादा डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो पेरिफेरी के अंदर डोपामिन प्रोड्यूस होने से जो टॉक्सिसिटीज हो रही थी वो टॉक्सिसिटीज हमारे पास कम हो जाएंगी। तो ये कार्बिडोपा के 3 एडवांटेजेस यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि वो डोज कैसे अब हमें लोअर डोज रिक्वायर्ड है, तो वो बात बिग कैट्सन की एक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, समझेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 100 ml है, ठीक है, या सर 1000 ml है, सही है।
तो 1000 ml हम लोगों ने एल डोपा दिया, उसमें से गट के अंदर ही मेटाबोलाइज हो गया 70%, यानी तकरीबन 700 ml जो है वो गट के अंदर ही मेटाबोलाइज हो गया। सही, तो 1000 ml में से आपके पास 300 ml जो है वो ब्लड के अंदर गया। अब इस 300 ml में से वो कह रहे हैं कि 27 से लेकर 29% तक पेरिफेरल टिश्यूज मेटाबोलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे मेटाबोलाइज करके डोपामीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो डोपामीन बनती है वो टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो इस 1000 ml में से तकरीबन 270 ml या 290 ml होगा जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रही होगी, और जाहिर है ये 270 जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, ये ब्रेन में नहीं पहुंचेगा, तो बाकी सिर्फ 1 to 3% ब्रेन में पहुंच पाता है। तो यानी कि अगर हमने 1000 ml दिया है तो समझ लो 10 ml या 30 ml, 10 ml से लेकर 30 ml तक हमारे ब्रेन में पहुंचेगा। तो ब्रेन में 10 ml पहुंचाने के लिए हमें 1000 ml की डोज देनी पड़ रही है, विच इज टू मच। अगर हम कार्बिडोपा देंगे तो क्या होगा, कार्बिडोपा के अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था ये काफ़ी कम हो जाएगा। सही है, तो असर क्या होगा, अब देखो मिसाल के तौर पे हमने 1000 ml की बजाय सिर्फ 100 ml दिया, इस 100 ml में से 40% यहाँ पे मेटाबोलाइज हो गया, तो यानी कि कह लो कि 40 ml जो है वो आपके जीआईडी में मेटाबोलाइज हो गया, और 50% जो है वो आपके पेरिफेरल टिश्यू में मेटाबोलाइज हो गया जो कि टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था। सही है, तो 100 का 50% कितना बनेगा, 50 ml। समझ में आ गई बात, ये पहले से जो फिगर लिखे ना इनको आप इग्नोर कर दें। 50 ml यहाँ पे मेटाबोलाइज हो गया, ये 50 ml टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, और बाकी 10 ml जो है वो ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे कार्बिडोपा के बगैर हमें ब्रेन में 10 ml पहुंचाने के लिए 1000 ml देना पड़ रहा था, अब हमें 10 ml पहुंचाने के लिए सिर्फ 100 ml देना पड़ रहा है। तो समझ में आई किस तरह से लोअर डोज इज रिक्वायर्ड। और दूसरा ये भी देखें कि पहले टॉक्सिसिटी के लिए 270 ml डोपामिन बन रही थी आपके पेरिफेरल टिश्यूज में, अब पेरिफेरल टिश्यू में सिर्फ 50 ml डोपामिन बनेगी जो कि आपकी टॉक्सिसिटी को काफी हद तक कम करेगी, और जाहिर सी बात है हाफ लाइफ भी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि अब इधर उधर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है डोपा। तो यही 3 फायदे कार्बिडोपा के यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने पिंक में हाईलाइट किए हुए हैं, प्रोलॉन्ग द हाफ लाइफ, लोअर डोज रिक्वायर्ड और फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। अगर आप ऐसी क्यों कर रहे होंगे तो भाई आप एल डोपा की अलग हेडिंग बनाना, कार्बिडोपा की अलग हेडिंग बनाना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको एक साथ ही लिख दिया है। वैसे हम कार्बिडोपा अक्सर एल डोपा के साथ ही देते हैं। जाहिर बात है अगर आप अलग से कार्बिडोपा दे दो तो उसका कोई फायदा नहीं है, इंडिविजुअली तो वो कोई एक्शन नहीं कर रहा ना, वो तो सिर्फ एल डोपा को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, एल डोपा को ज्यादा ब्रेन तक पहुंचाने में मदद देता है। तो बस ये बात एक मैं यहाँ पे आपको और छोटी सी बात बता देता हूँ जो कि आगे जाके हमने पढ़नी है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ भी अगर हम डिस्कस कर लें तो अच्छी बात होगी। भाई एल डोपा एक तो डोपामिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हमारा मकसद था और ये मकसद पूरा करा था एंजाइम, ये वाला एंजाइम। दूसरी तरफ कुछ ना कुछ एल डोपा मेटाबोलाइज करके 3O मिथाइल ट्रांसफरेज भी बना रहा होता है। सही है, अब ये बड़ा मसले की बात है। एक तो ये मसले की बात है कि हमने जो एल डोपा दिया था हमारा टारगेट ये था कि डोपामिन बने और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन ब्रेन के अंदर पहुंच सके। अब जारी बात है कुछ ना कुछ एल डोपा तो ज़ाया हो गया। दूसरा ये जो 3O मिथाइल ट्रांसफरेज है ना, ये भी उसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू एल डोपा ने क्रॉस करना होता है। तो यानी कि ये एल डोपा के साथ कम्पीट करना शुरू हो जाएगा। तो एक तो मसला ये बना कि कुछ ना कुछ एल डोपा इसमें कन्वर्ट हो गया, दूसरा ये कंपटीशन करके जो बाकी एल डोपा बचा है उसको अंदर जाने से भी रोकेगा। तो यानी कि ये बहुत ही अनडिजायरेबल एक्शन है। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ये हमारे एल डोपा की इफेक्टिवनेस को काफ़ी कम कर रहा होता है। ये एक्शन करने वाले एंजाइम का नाम होता है कॉम्प्ट। तो हम लोग एल डोपा के साथ अक्सर कॉम्प्ट इनहिबिटर्स भी दे देते हैं, यानी कि एल डोपा की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कार्बिडोपा भी देते हैं, कॉम्प्ट इनहिबिटर्स भी दे देते हैं अक्सर। ये कॉम्प्ट इनहिबिटर्स हम लोग आगे इसी पार्ट की वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैसे इसके बारे में बता दिए क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे बताना अच्छा हो सकता है। अब ओवरऑल आते हैं जी एल डोपा के फार्माकोलॉजिक इफेक्ट क्या होते हैं। भाईजान पार्किंसंस डिजीज ट्रीट तो नहीं हो सकती, आपको अभी दवाई खाई बीमारी खत्म हो गई ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से चूंकि सिम्टम्स ट्रीट ये करता रहता है ओवरऑल, तो ये मॉर्टेलिटी को डिले कर देता है, मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं कि हम कहते हैं भाई वो सिम्टम को ठीक कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल लाइफ स्पैन पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बंदा फिर भी उतनी जल्दी मर ही जाता है। तो ये जो है ये ओवरऑल मॉर्टेलिटी को डिक्रीज भी कर रही है, ये इसकी अच्छी बात है। सही हो गया, लेकिन इसको हम बहुत देर तक नहीं, मतलब इसको बहुत देर तक देने में कुछ ना कुछ मसले आते हैं। क्या मसले आते हैं? पहला मसला ये आता है कि जब आप अब बिग कैटजन में उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि अगर हम एल डोपा देना शुरू करते हैं ना तो शुरू के सालों में तो ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट कर रही है, बच्ची कह लें बच्चा कह लें हमें, अच्छा। तो एल डोपा शुरू में जो है वो बहुत ही अच्छा एक्ट कर रही होती है, लेकिन जनाबे वाली कुछ अरसे के साथ होता यह है कि बॉडी एल डोपा के अगेंस्ट टॉलरेंस क्रिएट करना शुरू हो जाती है। ये आ गया मसला नंबर 1। इसका हल ये है कि हम लोग
सालों के गुजरने के साथ साथ एल डोपा की डोज को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। यार उतनी ही डोज ना दो, सही है। दूसरा एक और मसला भी होता है कि जब हम एल डोपा को काफ़ी देर तक देते रहते हैं तो ये होता है कि अल्टरनेट होना शुरू हो जाता है। कभी तो सिम्टम्स खत्म हो गए, कभी सिम्टम्स फिर आना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फिर खत्म होते हैं, फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि हमारे पास ऐसा वक्त भी आना शुरू हो जाता है जिसमें इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। हम कहते हैं हमारे पास ऑफ पीरियड्स भी आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो ऑफ पीरियड ऑन पीरियड चल रहे होते हैं इसको हम नाम देते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ऑन ऑफ फिनोमेना, ये देखो ये ऑन ऑफ फिनोमेना, सही होगी बात। तो हुआ बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म एल डोपा देने की वजह से एक तो टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, जिसको ठीक करने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता डोज को कम करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम दूसरी ड्रग्स भी देंगे कार्बिडोपा ब्ला ब्ला। और दूसरा ऑन ऑफ फिनोमेना होना शुरू हो जाता है। ऑन ऑफ फिनोमेना को खत्म करने के लिए काफी सारा कुछ करते हैं, वो काफी सारी 5-6 चीजें हैं, वो मैं आपको नंबर करता रहूंगा, वो हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे, सही होगी बात। पहली चीज ऑन ऑफ फिनोमेना को खत्म करने के लिए हमारे पास एक अदद कैफीन से सिमिलर ड्रग होता है एस्ट्राडिफाइलिन। तो हमने देखा एस्ट्राडिफाइलिन यूज करने से जो ऑफ पीरियड होता चल रहा होता है वो काफी हद तक एस्ट्राडिफाइलिन वो काफी हद तक खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मेरे स्पेलिंग को माफ कीजिएगा। दूसरा हमने ये देखा कि यार अगर ऑन ऑफ पीरियड चल रहा है लगातार ड्रग देने से, तो एक दिन दवाई की छुट्टी कर लिया करो, कभी कभी दवाई ना खाया करो। तो हम लोग ड्रग हॉलीडेज के थ्रू भी इसको ट्रीट कर सकते हैं ऑन ऑफ पीरियड्स को। नंबर 3 हमने ये देखा कि ऑन ऑफ पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए कॉम्प्ट इनहिबिटर्स भी दिए जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाए थे आपको, तो इसलिए मैंने कॉम्प्ट इनहिबिटर्स का एक ब्रीफ सा इंट्रो भी आपको दे दिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ पीरियड को कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्ट इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, सही है बात। तो ऑन ऑफ इनहिबिटर को यूज करने के लिए 1 चीज 2 चीज 3 चीज मैंने आपको बता दी, डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम टॉक्सिसिटी की तरफ। यार टॉक्सिसिटी तो ना बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की। अगर हमें किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी ना आती हो तो हम क्या लिखते हैं, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, अपने आप से लिख छोड़ते हैं, ऐसी बात ही है ना। तो अच्छी बात यह है कि पार्किंसनिज्म के अक्सर ड्रग्स का वाकई मेन साइड इफेक्ट या कह लो एक वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होता है। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, एमएसएस वगैरह। लेकिन शुक्र है कि यार वक्त के साथ साथ इंसान इन ड्रग्स को, इन चीज़ों को टॉलरेट करना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो एमएसएस कॉज करता है, एमेटिक एक्शन जो इसका एल डोपा का होता है, यानी कि वॉमिटिंग कॉज करना, पेशेंट उससे इम्यून हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वॉमिटिंग वाला काम हो जाता है। तो एक तरफ इसकी इफेक्टिवनेस के अगेंस्ट भी टॉलरेंस डेवलप हो रही थी, जो हमारे लिए मसले की बात है। दूसरी तरफ उसकी टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट भी टॉलरेंस डेवलप हो रही है, जो हम कहते हैं शुक्र है टॉलरेंस डेवलप हो गई, टॉक्सिसिटी अब उतनी नहीं रह रही, सही होगी बात। उसके अलावा अगर मैं आपको टॉक्सिसिटीज गिनवाऊँ तो यार ये ना ज़रा 3 सीधा बातें हैं, इनको आप ज़रा कोशिश करें कि याद आपको हो ही जाए। एक तो आ गया पोस्टरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन तो आपको पता है ब्लड प्रेशर का कम होना। पोस्टरल में ये हो रहा होता है बेसिकली वेजोडाइलेशन की वजह से होता है ये, जब बंदा खड़ा होता है तो खासतौर पे उसके सर में ब्लड कम हो जाता है, नीचे की तरफ ब्लड बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं पोस्चर के चेंज करने से उसको ज़्यादा हाइपोटेंशन फील हुई है। दूसरी चीज़ डिस्काइनेजियाज में मूवमेंट डिसऑर्डर हैं। देखो पार्किंसनिज्म में ना बड़ी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट की डिजीज है, एक तरफ रिजिडिटी हो रही है, दूसरी तरफ ट्रेमर्स हो रहे हैं, जैसे इस तरह की चीज़ें चल रही होती है ना, एक्सप्रेशनलेस फेस चल रहा है, सही है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं तो वो मेजर सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास मूवमेंट डिसऑर्डर फिर भी आ रहे होते हैं, मूवमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो हमने कहा डिस्काइनेजियाज। और तीसरा आपके पास आ गया बिहेवियर इफेक्ट्स। बिहेवियर इफेक्ट्स एक ज़रा ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एंजाइटी है, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिप्रेशन। लेकिन ये सारी बातें आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो अगर आपका टीचर देखेगा, आपने हेडिंग दी है बिहेवियर इफेक्ट्स की, तो वो कुछ ना कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये 3 बातें याद इसलिए रख लेना क्योंकि ना सिर्फ ये एल डोपा में आएंगी, इसी तरह के टॉक्सिसिटीज हम देखेंगे कॉम्प्ट इनहिबिटर्स में भी, माओ इनहिबिटर्स में भी, अक्सर पार्किंसनिज्म के ड्रग्स में इसी तरह की टॉक्सिसिटीज चल रही होंगी। तो इसलिए ये 3 बातें आप याद रख लीजिएगा। वैसे एक्सरसाइज के एमसीक्यू से हमें एक और बात पता चलती है कि एल डोपा होता है आपके पास, ये एक्यूट अटैक ऑफ ग्लोकोमा भी करवा सकता है। ये आपके एक एमसीक्यू का आंसर है, मेरे ख्याल यहाँ पे ये रहा, ठीक है। लिवोडोपा कॉजेज मिड्रियासिस एंड मे प्रेसिपिटेट एन एक्यूट अटैक ऑफ ग्लोकोमा। तो ये एक और टॉक्सिसिटी भी आप लिख सकते हैं। सारी बातें जितने नंबरिंग में है, एक आपने ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट लिख दिए, 3 ये लिख दी, एक ग्लोकोमा वाले लिख दें, 5 होंगे तो टीचर ज़रा खुश हो जाएगा आपसे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया एल डोपा को कम्प्लीटली। अब आते हैं हम ऐसे ड्रग की तरफ जो कि डोपामिन है तो नहीं, लेकिन डोपामिन की तरह एक्ट जरूर करते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट। एक बात मैं आपको बताना दे मेरी रहा, जो शुरू में उन्होंने बताई हुई थी, वो ये थी कि पार्किंसन, देखो डोपामिन के मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, D1, D2, D3। पार्किंसनिज्म में मेनली D2 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो D2 के ऊपर एक्ट करने वाले ड्रग्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। D2 के अलावा देखा जाए तो D3 भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली D2 इन्वॉल्व है। यहाँ से बात समझ में आ गई। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं मुख्तलिफ डोपामिन एगोनिस्ट को पढ़ना। 5 नाम है यहाँ पे,
एक ही ड्रग कैटेगरी है लेकिन 5 नाम हैं। इन नामों को याद करने के लिए कोशिश करेंगे, इनमें हम कोई ना कोई निमोनिक बनाए ताकि ये सारे नाम हमें याद हो सकें। प्रामिपेक्सोल, रोपिनिरोल, एपोमोर्फिन, रोटिकोटीन, ब्रोमोक्रिप्टीन, इन हर ड्रग ग्रुप के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उनको मैं आपको साफ बता दूंगा कि ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्ट करते हैं प्रामिपेक्सोल को। भजन उन्होंने आपको बता दिया ये एक नॉन एर्गोट ड्रग है, इतनी टेंशन की बात नहीं है, बस ये याद रख लो सिर्फ ब्रोमोक्रिप्टीन एर्गोट ड्रग होता है, बाकी सारे आप बस नॉन एर्गोट ही हैं, या बाकी सबका एर्गोट नॉन एर्गोट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमोक्रिप्टीन एक एर्गोट एल्कलॉइड है। सही के बाद अच्छा जी, नॉन एर्गोट है, D3 रिसेप्टर पे काम करता है, मोनोथेरेपी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एल्डोपा के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोथेरेपी का मतलब है कि पार्किंसनिज्म के पेशेंट को सिर्फ प्रामिपेक्सोल भी दे सकते हैं, वो भी इफेक्टिव होगा। सही की बात। ओरली दिन में 3 दफ़ा देते हैं, यूरिन के थ्रू ये काफ़ी हद तक अनचेंज फॉर्म में निकलता है, तो इसीलिए किसी इंसान के अंदर अगर रीनल डिसफंक्शन है तो उसके अंदर आपको थोड़ी डोज देनी पड़ेगी। ये आपके पास थोड़ी बहुत फार्माकोकाइनेटिक्स आ गई। सही होगी बात। तो बस एक ज़रा जहन में रखने वाली बात ये थी कि रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में प्रामिपेक्सोल थोड़ी डोज में देना है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था GIT वाले प्रॉब्लम तो आएंगे, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। और फिर मैंने आपको 3 बातें कही थी, ये बातें याद रखा करो, पोस्टल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिया, बिहेवियरल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देखो दोबारा वही बातें लिखी हुई हैं उन्होंने, पोस्टल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसियाज और फिर मेंटल डिस्टर्बेंसेस। सही की बात। तो ये 3 बातें अगर आप याद रखोगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपके लिए आसानी रहेगी। उसके अलावा भाईजान एक और बात ये भी है कि कभी कभी प्रामिपेक्सोल में एक बंदा बस सो जाता है, उसे कंट्रोल नहीं होता, तो अनकंट्रोलेबल टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप ये भी कभी कभी हो जाता है। ड्रग की कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 1, एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज। होगा क्या, उन्होंने एक सिनेरियो दिया होगा MCQ के अंदर जिसमें उन्होंने बताया होगा कि पेशेंट को अल्सर्स भी थे और फलाना और फलाना और फलाना और उसको पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, अब उसको कौन सी ड्रग देनी है। प्रामिपेक्सोल भी लिखा होगा और मिसाल के तौर पे टॉलकापोन या रोपिनिरोल कोई और ड्रग भी लिखा होगा। अब आप कहोगे यार दोनों ही हो सकती हैं, मैं किस बेस पर डिसाइड करूं। तो वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे होते हैं कि अगर आप ये देखा है कि नहीं देखा कि पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट में आपने नहीं देना होता, इसी तरह साइकोटिक इलनेस के पेशेंट में नहीं देना होता, और नंबर 3, रीसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में नहीं देना होता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं प्रामिपेक्सोल की। एक और बात भाईजान याद रख लें कि प्रामिपेक्सोल न्यूरोप्रोटेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्कैवेंज करता है, खत्म करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जाहिर सी बात है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है तो ब्रेन को खराब करेगा। सही होगी बात। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब ये मिनी कर्जन का फर्क होता है क्योंकि ये समरी होती है, तो ये एक एक पॉइंट उन्होंने बनाए होते हैं, वो कोई आपके पास स्टोरी नहीं बन रही होती, बस आपने चीज़ों को याद करना होता है। ओवरऑल 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस जरा ध्यान में रख लेना। टॉक्सिसिटी तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और बाकी ये फार्माकोकाइनेटिक्स भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि रीनल डिजीज के पेशेंट्स के अंदर हम लोग कम देते हैं। ऑलराइट यार, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन से मुझे याद आ गया कि मैंने आपको L-डोपा की कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं बताई। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन तो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है मिनी गाइडलाइन के अंदर कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये बार साइकोसिस की हिस्ट्री होगी तो ना आप उसको L-डोपा दे सकते हैं, ना आप उसको प्रामिपेक्सोल दे सकते हैं, ना उसको आपने रोपिनिरोल देनी है, क्योंकि रोपिनिरोल की भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रामिपेक्सोल वाली ही होती हैं। सही होगी बात। तो ये 3 ड्रग्स तो आप साइकोसिस के पेशेंट्स को नहीं दे सकते। अच्छा, बिग कैटजन में कुछ और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ L-डोपा भी लिखी हुई हैं, अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाईजान एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के पेशेंट्स के अंदर भी आपने L-डोपा नहीं देनी। ये बिग कैटजन वाली बात है, सिर्फ अगर आपने दोस्तों को डिप्रेशन मारने हैं, टीचर को इंप्रेस करने हैं तो याद करने की जरूरत है, वरना ऐसे करके वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दें। सही हो गया। एक और मजे की बात यह है कि जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते थे तो आपको शायद याद हो कि ये जो डोपा होता है इसी से आगे फिर मेलानिन भी बन रहा होता है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि L-डोपा मेलानिन की कन्वर्जन में भी हेल्प कर रहा होता है। तो अगर कोई पेशेंट मेलानोमा का हो, मैलिग्नेंट मेलानोमा हो, उसको भी हम L-डोपा नहीं देते। सही होगी बात। तो ये बस 2-4 कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं थोड़े अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, चाहे तो अपनी बुक पर नोट कर लें। ऑलराइट, डोपामिन एगोनिस्ट में प्रामिपेक्सोल पढ़ लिया, अब आ जाओ रोपिनिरोल पे। भजन रोपिनिरोल भी नॉन एर्गोट ही है जैसा कि ये था, अलबत्ता ये D2 रिसेप्टर पे काम करता है और ये D3 पे काम करता था। ये भी मोनोथेरेपी के तौर पे काम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि ये करते थे, लेकिन एक और बात ये है कि ये ऑन ऑफ सिम्टम्स को ट्रीट करने में काम आता है, ठीक है। जो फ्लक्चुएशन हो रही थी ना उनको स्मूदन करने में काम आएगा। तो फ्लक्चुएशन को स्मूदन करने में एस्टाडिफाइलिन था, ड्रग हॉलिडे यूज कर देते थे, कॉम्प इनहिबिटर्स, और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है रोपिनिरोल। तो ये हमने एक और चीज रोपिनिरोल, इसको भी हम यूज कर देते हैं ऑन ऑफ पीरियड्स को ट्रीट करने के लिए। बाकी इसका मेटाबॉलिज्म है वो दूसरे ड्रग से इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो आसान बातें हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस और टॉक्सिसिटीज आर सिमिलर टू प्रामिपेक्सोल, यानी कि इसकी
टॉक्सिसिटी में भी वही 3-4 बातें लिख देना, पोस्टल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेरिया, बिहेवियरल इफेक्ट्स या मेंटल डिस्टर्बेंसेस। सही है के बाद नेक्स्ट आते हैं हम एपोमॉर्फिन की तरफ। एपोमॉर्फिन का मेन जो काम आपको नजर आएगा ना, वो आपके पास ऑफ पीरियड के अंदर ही नजर आ रहा होता है। तो यानी कि ऑन ऑफ पीरियड के लिए आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है एपोमॉर्फिन। 5वीं चीज़ आ गई हमारे पास, एपोमॉर्फिन। इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत जल्दी एक्ट करता है। ये देखो, इंजेक्टेड सबकुटेनियसली और रैपिड विद इन 10 मिनट्स एक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट का ऑफ पीरियड चल रहा है, दवाइयों के बावजूद पार्किंसनिज्म के सिम्टम चल रहे हैं, तो उसको एपोमॉर्फिन देते हैं तो फौरी काम करता है। इसलिए आगे एक एमसीक्यू भी है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि ऑफ पीरियड चल रहा होता है तो ट्रीटमेंट में हम एपोमॉर्फिन देते हैं उसको। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कॉज करता है। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कॉज कर रहा है, इसलिए अगर हमें किसी बंदे को एपोमॉर्फिन देनी है तो कोशिश करते हैं कि 3 दिन से हम उसको ऑलरेडी एंटी एमेटिक्स दे रहे हो, पहले 3 दिन से एंटी एमेटिक्स दे रहे हो, तो हम फिर उसको एपोमॉर्फिन देते हैं। समझो की बात। और बाकी उसकी हाइपोटेंशन, डिस्कनेरिया, देख रहे हो सेम टॉक्सिसिटी है भाई। ये वॉमिटिंग पहले भी हमने पढ़ा था, बस ये थोड़ी देर वॉमिटिंग करवाती है। तो कितनी सिमिलर टॉक्सिसिटीज जा रही हैं, आगे जाके कुछ आएंगे डिफरेंट टॉक्सिसिटीज भी, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लेकिन ये बहुत सिमिलर है। पोस्टल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेरिया, बिहेवियरल इफेक्ट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये तकरीबन हर पार्किंसन डिजीज के ड्रग में चल रही हैं। सही। एपोमॉर्फिन के बाद आती है रोटिकोटीन। बस इसके बाद में ये बात में रख लो कि ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे हम दे सकते हैं इसको। तो बस यार, कभी जिक्र हुआ किसी एमसीक्यू में ट्रांसडर्मल पैच का, तो जैसे वो पैच किस तरह का होता है, ऐसे गोल सा होता है ना, ठीक है, इस तरह आप स्किन के ऊपर लगा देते हैं। तो जैसे रोटी नहीं गोल सी होती, तो रोटी समझो ऊपर लगा दी है, तो वो ट्रांसडर्मल पैच आपको रोटी गोटीन से याद आ जाएगा। फिर ब्रोमोक्रिप्टीन। अगर डोपामिन एगोनिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है ना, तो एक प्राइमेपेक्सोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक ब्रोमोक्रिप्टीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनके बारे में एक दो बातें याद होनी चाहिए। एपोमॉर्फिन आप ऑफ पीरियड में दे सकते हो और एमेटिक एमएसएस बहुत कॉज करवाता है। बस रोटिकोटीन, ट्रांसडर्मल पैच, बस एक लाइन भी याद होगी ना, गुजारा चलेगा ब्रो। सही है। ब्रोमोक्रिप्टीन थोड़ा सा हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ प्राइमेपेक्सोल के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, यहाँ पे शायद लिखी भी नहीं है, लेकिन एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। बंदे को टांगे हिलाने का बहुत दिल करता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है प्रामिपेक्सोल एंड रोपिनिरोल, मेरा ख्याल है ये हाँ, प्रामिपेक्सोल और रोपिनिरोल, ये दोनों रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी ट्रीटमेंट होते हैं। शायद आगे कहीं ना कहीं आ जाए आपके पास, लेकिन मैंने कभी आपको मैं बता दूं ये बात भी। सही है। ब्रोमोक्रिप्टीन की तरफ आते हैं। ये एक एर्गोट एल्कलॉइड है जो कि D2 रिसेप्टर्स पे काम कर रहा होता है। सही है, लेकिन एर्गोट एल्कलॉइड होने की वजह से इसकी कुछ अपनी खास टॉक्सिसिटीज भी होती हैं। वो क्या होती हैं? एर्गोट एसोसिएटेड टॉक्सिसिटीज हैं एरिथ्रोमेलाजिया, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स का इशू होता है जो खासतौर के हाथों में रेडनेस, पाँव में, ये वाले मसल्स कॉज कर रहा होता है। और दूसरा पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स। तो ये एर्गोट रिलेटेड इसके साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और साइड इफेक्ट्स हम देखेंगे, लेकिन ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। एर्गोट एल्कलॉइड होने की वजह से इसकी ये 2 टॉक्सिसिटीज होगी। सही है। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है इसको भी मोनोथेरेपी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके भी साइड इफेक्ट्स वही नोजिया, पोस्टल हाइपोटेंशन और डिस्काइनेरिया, सेम वही 3 यहाँ भी लिखी हुई है। भाई साहब, मैंने आपको कहा था ये 3 याद कर लो, जिंदगी सुखी रहोगे। सही है। तो हमारे पास डोपामीन एगोनिस्ट की कैटेगरी भी कंप्लीट होती है। सबसे पहले एल-डोपा देखा, नंबर 2 कार्बिडोपा जो कि एल-डोपा के साथ ही दे रहे होते हैं, नंबर 3 डोपामीन एगोनिस्ट की पूरी कैटेगरी कर ली हमने। उसके अंदर 5 ड्रग्स थे, वो हमने कर लिए। अब आते हैं हम कुछ और ड्रग्स की तरफ। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हमने डोपामीन को बढ़ाना ही है पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए, तो ऐसा करो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया जाए। तो डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। हमने मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट किया विद द हेल्प ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। नाम इसमें याद रखना है आपने, स्लेजिलीन और रसेजिलीन। ठीक है, जलीन याद रख लेना। तो अगर किसी से पहले जलीन लगा हुआ तो आपको याद आ जाएगा कि भाईजान ये किस चीज़ का जिक्र हो रहा है। अब वो कह रहे हैं जी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है स्लेजिलीन का, इसके रिजल्ट में बनता है डेसमेथाइल स्लेजिलीन, और ये भी हो सकता है न्यूरोप्रोटेक्टिव हो। सही है। एक चीज़ पहले न्यूरोप्रोटेक्टिव थी, वो क्या थी? प्रामिपेक्सोल। हमने कहा था न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकता है। दूसरी न्यूरोप्रोटेक्टिव कौन सी आ गई आपके पास? स्लेजिलीन का मेटाबॉलिज्म से भी न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। सही होगी बात। अब एक और उन्होंने बताया कि भी रिसेंटली अप्रूव हुई है सफीनामाइड। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए, स्लेजिलीन का वो कह रहे हैं अकेले दोगे तो कम ही फायदा होता है, आमतौर पे हम मिला के देते हैं लीवोडोपा के साथ। रेसेजिलीन अकेले भी काम करती है और इसकी काफ़ी थोड़ी डोज भी काम करती है क्योंकि ये बड़ा पोटेंट है। और सफीनामाइड इसकी भी एफिकेसी अकेले कम ही है, ना होने के बराबर ही है। यानी कि अगर इन सारों में से हम पूछें कि मोनोथेरेपी के तौर पे कौन सा ड्रग दिया जा सकता है, तो वो रसीला ड्रग है, मेरा मतलब है रेसेजिलीन है। सही की बात।
टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो यहाँ बताया तो है, वही GIT वाले इफेक्ट्स बता देना, नोजिया, वॉमिटिंग, फिर डिस्काइनेजिया बता देना, फिर हाइपरटेंशन बता देना। ये 3 जो है ना, ये गोल्डन टिप है आपकी, ठीक है जी, हर जगह यही बात उन्होंने लिखी हुई है। अब एक और बात कह रहे हैं कि भाई अगर इसको आप मीपेरिडीन के साथ दोगे, जो कि आप साइकोटिक डिसऑर्डर्स में दे रहे होते हो, ये शायद पेन किलर है, एनाल्जेसिक है मेरा ख्याल मीपेरिडीन। अच्छा, मीपेरिडीन के साथ जब देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह सिंपल सी है, मीपेरिडीन को भी मेटाबोलाइज माओ ने करना होता है। हमने तो माओ इनहिबिटर्स इसलिए दिए थे कि बॉडी के अंदर डोपामीन मेटाबोलाइज ना हो, लेकिन माओ जिस जिस भी चीज़ को मेटाबोलाइज करता होगा वो चीज़ बॉडी में बढ़ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप मीपेरिडीन दे रहे हो तो मीपेरिडीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उसकी। वेरी सिमिलरली अगर आप SSRI दे रहे हो जो कि सेरोटोनिन को इंक्रीज करते हैं, तो सेरोटोनिन भी बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि माओ जो है वो सेरोटोनिन को भी मेटाबोलाइज करने में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा होता है। सिर्फ डोपामीन को मेटाबोलाइज नहीं ना करता, यही तो बात है, सेरोटोनिन को भी कुछ ना कुछ मेटाबोलाइज कर रहा होता है, कुछ ना कुछ हम देखते हैं एसिटाइलकोलिन वगैरह के भी शायद मेटाबोलिज्म में है इसका रोल। तो समझने की बात यह है कि अगर आपने SSRI के साथ दे दिया तो सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम की डिटेल हम लोग आगे जब एंटी डिप्रेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे इसको। लेकिन ये जब भी सेरोटोनिन, मैंने सिंड्रोम की जगह दोबारा उसी को लिख दिया, जब भी सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है ना, तो अक्सर उसमें कोई 2 ऐसे ड्रग्स दिए होंगे आपको जो कि सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज करते हैं। SSRI के साथ TCA हो सकता है दिए हों, SSRI के साथ माओ इनहिबिटर्स दिए हों, ऐसे कोई ना कोई ड्रग इंट्रैक्शंस के नतीजे में ये हो रहा होता है आमतौर पर। सही की बात। आ जाओ जी मशहूर ज़माना कॉम्ट इनहिबिटर्स की तरफ, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चूंकि L-डोपा 3O मिथाइल डोपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्ट, इसलिए हम कॉम्ट इनहिबिटर्स भी देते हैं। कॉम से याद होगा, मतलब कॉम से आपके लिए नाम याद करना आसान हो गया इनके, एंटाकापॉन, इसी तरह से टॉलकापॉन। तो ये समझो कॉम कॉम करके इनके नाम आ रहे हैं आपके पास। तो एंटाकापॉन, टॉलकापॉन हमारे पास कॉम्ट इनहिबिटर्स होते हैं। इनमें से जो एंटाकापॉन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि पेरिफेरी के अंदर कन्वर्जन ऑफ L-डोपा टू 3O मिथाइल डोपा रोक देगा, लेकिन ब्रेन के अंदर कन्वर्जन ऑफ L-डोपा टू 3O मिथाइल डोपा को नहीं रोक पाएगा। लेकिन ब्रेन के अंदर हमें इतना कुछ मतलब मसला भी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे यही बात डिस्कस की हुई थी कि ये जो L-डोपा इसके अंदर कन्वर्ट होता है, इसका एक मसला ये भी होता है कि ये L-डोपा की ट्रांसफ़र को भी रोकता है। तो अगर ब्रेन के अंदर जाके थोड़ा बहुत L-डोपा 3 और मिथाइल डोपा बन भी गया तो खैर है यार, L-डोपा ब्रेन के अंदर पहुंच तो गया है ना, काफ़ी हद तक डोपामिन बन तो गई होगी ना, तो इसलिए एंटाकापॉन हम देते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए। दूसरा ड्रग होता है टॉलकापॉन। टॉलकापॉन ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जा सकता है, सही बात। तो टॉलकापॉन मतलब यही बात बस डिस्कस करनी थी। एक और ओपिकापॉन भी होता है, वो भी कॉम्ट इनहिबिटर ही है। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो सीधी सी बात है, L-डोपा के साथ जिस तरह कार्बिडोपा देते हैं उसके साथ हम लोग ये भी देते हैं तो काफ़ी अच्छे नताइज आते हैं। खासतौर पर वो बात बता रहे हैं कि इसकी एक दवाई बनाई जाती है, फॉर्मुलेशन बनाई जाती है जिसमें L-डोपा, कार्बिडोपा और एंटाकापॉन तीनों होते हैं, ताकि मरीज ये ना कहें हाय अल्लाह 3 दवाइयाँ खानियाँ पैंदियाँ ने मैनू, उनको एक ही गोली देते हैं उनमें तीनों होते हैं। हम कहते हैं लो जी अल्लाह खैर से, अल्लाह खाओ अम्मा जी खुश रहो, एक ही गोली खा रहे हो आप, तसल्ली रखो। सही होगी बात। तो और आपको पता है ये ऑन ऑफ को भी ट्रीट करने में रोल प्ले करता है, वो बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ भी वही मशहूर 3 टॉक्सिसिटी आपने लिख दी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, डिस्काइनेजिया, पोस्टल हाइपोटेंशन। लेकिन यहाँ पे एक और जो अहम बात आपने लिखनी है वो आती है ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है भाईजान, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में भी एक का ये साइड इफेक्ट होता है, ऑरेंज डिस्कलरेशन। यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन एक बड़ा यूनिक साइड इफेक्ट है, किसी MCQ वगैरह में आया तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो किस में हो रहा है, कॉम्ट इनहिबिटर्स में। सही होगी बात। अच्छा, उसके अलावा टॉलकापॉन जो कि इस तरह से भी मुनफरिद था कि वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता था, ठीक है ना, एंटाकापॉन नहीं करता लेकिन ये क्रॉस करता है। टॉलकापॉन की टॉक्सिसिटी भी एक मुनफरिद चीज़ है, वो ये है कि ये लिवर एंजाइम्स को इंक्रीज करता है, यानी कि ये हेपाटोटॉक्सिक है। तो अगर आप किसी को टॉलकापॉन दे रहे हैं तो आप उसके साथ साथ LFTs करवाते रहते हैं, लिवर को देखते हैं कि वो लिवर ख़राब ना हो रहा हो। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यार ये होएगा, वो कहेंगे जी हम लोग उसको दे रहे हैं, साथ साथ उसका कौन सा टेस्ट करते रहें, या वो पूछेंगे कि साथ साथ LFTs करवा रहे हैं क्यों, आंसर होगा क्योंकि टॉलकापॉन हेपाटोटॉक्सिक होता है। तो ये बात, तो ये हमारे पास कॉम्ट इनहिबिटर्स कंप्लीट होते हैं। फिर आता है हमारे पास अमेंटाडीन। इसका मैकेनिज्म हमें बहुत सही से पता तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अगर कोई पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर रहा है तो किसी ना किसी तरह डोपामिन को तो बढ़ा ही रहा होगा। तो कैसे बढ़ा रहा होगा, हमने डोपामिन बनाने वाला ड्रग लीवर यानी कि जो डोपामिन में कन्वर्ट होता है वो तो पढ़ लिया, डोपामिन एगोनिस्ट भी पढ़ लिए, डोपामिन को टूटने से इनहिबिट करते हैं वो वाले भी पढ़ लिए, ये डोपामिन के रिलीज को बढ़ाता है,
ठीक है, उसके सिंथेसिस को बढ़ाता है, रिलीज को बढ़ाता है, या उसके रीअपटेक को इनहिबिट करता है। तो ओवरऑल हमारा ख्याल है कुछ इसी तरह का इसका मैकेनिज्म होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये मस्क्रीनिक ब्लॉकर भी है, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में मसला हमने डिस्कस ही किया था कि एक तरफ डोपामिन कम होती है जिसकी वजह से ओवरऑल इम्बैलेंस हो गया, यानी कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा डोपामिन कम। तो ये ना सिर्फ डोपामिन को बढ़ाता है, थोड़ा बहुत एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को कम भी करता है। तो ये दोनों इसके एक्शन हैं। इसका एक मज़े की बात यह है कि अमेंटाडीन एक एंटी वायरल भी है। तो वो कौन सा पार्किंसन डिजीज का ड्रग है जो कि एंटीवायरल के तौर पे काम भी करता है? आंसर होगा अमेंटाडीन। डानो की बात। टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसकी कोई वही वाली बात है, आप लिख देना कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, या आपको पता ना कन्फ्यूजन वगैरह ये वही है, मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप कह सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वही पोस्टल हाइपोटेंशन भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी उन्होंने मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लिविडो रेटिकुलरिस करवाता है। ये आपको नेट पर सर्च कर लेना, टांगों की स्किन आपको नजर आएगा, बड़ा एक पेक्यूलियर किस्म का इसका रिएक्शन है। तो लिविडो रेटिकुलरिस कौन करवा रहा है? अगेन अमेंटाडीन। इंपॉर्टेंट बात है। यूरिन को अभी एंड में हम लोग एक बहुत सारी टॉक्सिटीज को रिवाइज करेंगे ताकि हमें जहन में आ जाए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात। इस तरह की चीज़ होती है ना, वो पेक्यूलियर होती है, करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ड्रग की। तो वो ऐसी चीज़ है कि पूरी स्टेटमेंट में अगर उन्होंने ऐसा लफ्ज़ लिख दिया ना तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ड्रग के नाम तक पहुंच जाओगे। इसलिए ऐसी बातें आपको याद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें चाहे ना भी याद हो। आखिर में आते हैं हमारे पास वो ड्रग्स जो कि डोपामिन पे इफेक्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ एसिटाइलकोलिन के एक्शन को कम करते हैं, यानी कि एंटी मस्क्रीनिक ड्रग्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि वो एंटी मस्क्रीनिक है। अच्छा, एंटी मस्क्रीनिक में एट्रोपिन, पैराडोक्साइन ये वाले नाम भी होते हैं, लेकिन जो पार्किंसनिज्म में यूज़ हो रहे हैं उनके ज़रा फ़र्क नाम है, हैं उसी ड्रग ग्रुप के, लेकिन जरी बात है हर ग्रुप किसी फ़र्क जगह पे फ़र्क इफेक्ट रख रहा होता है। ये यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट रख रहे हैं, वो है बेंस्ट्रोपिन, बायपेरिडीन और फेनेड्रीन। सही की बात, ये तीन ड्रग्स को डिस्कस कर लिया। क्लिनिकल इफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जारी बात है चूंकि ये एंटी मस्क्रीनिक है तो इसका मस्क्रीनिक एक्टिविटी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, दूसरी चीज़ों पे कम। ब्रेडिकाइनेज वगैरह पे बहुत थोड़ा इफेक्ट होगा, अलबत्ता ट्रेमर पे, रिजिडिटी पे, इन चीज़ों पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, ट्रेमर, रिजिडिटी यानी कि जो चीज़ें हाइपर होने से ताल्लुक़ रखती हैं उनको ये कंट्रोल करेगा, रिजिडिटी वगैरह कंट्रोल करेगा। लेकिन जो ब्रेडिकाइनेजिया है, जो बंदा मूवमेंट नहीं कर पा रहा, उसको ये कुछ खास कंट्रोल नहीं करेगा। ऑलराइट जी, इसके बारे में एक बात यह है कि अगर एंटी साइकोटिक ड्रग्स बंदा ले रहा है और साथ आपने ये भी दे दिए तो भाईजान एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जिसमें अगर टॉक्सिसिटी में ये बात लिखी हुई उन्होंने टार्डिव डिस्काइनेजिया, इसका टिपिकल डायग्राम आती है कि एक पेशेंट होता है जिसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है, या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो नेट पर सर्च कर लेना, टार्डिव डिस्काइनेजिया, वो इसकी पेक्यूलियर मतलब एक खास बात, एक्स्ट्रा बात जो है वो उसकी ये है। बाकी वो ये सीनस टॉक्सिसिटी में ड्राउजीनेस, इनटेंशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जारी सी बात है चूँकि ये एंटी मस्क्रीनिक है तो एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स तो इसके होंगे ही होंगे। जो एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स होंगे वो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। अदर ड्रग्स के अंदर उन्होंने बात लिखी हुई है जी, ये सेरोटोनिन के ऊपर ऐड करके हम लोग कुछ ना कुछ जारी बात है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं थी। अगर मैं टॉक्सिसिटी में आपसे पूछूं एंटी वायरल कौन सा होता है? अमेंटाडीन। टार्डिव डिस्काइनेजिया कौन करवाता है? ब्रोमोक्रिप्टीन, बेंस्ट्रोपिन, बायपेरिडीन और ये वाले ड्रग्स करवाते हैं। ऑरेंज यूरिन किससे होगा? जनाब वाली कॉम्ट इनहिबिटर से होगा। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है? सेरोटोनिन सिंड्रोम करवा रहे हैं माओ इनहिबिटर्स। सही के बाद एरिथ्रोमेलाजिया, पल्मोनरी फिल्ट्रेट्स कौन करवा रहे हैं? ब्रोमोक्रिप्टीन। फिर इसी तरह और क्या इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपके पास? बाकी बीच में हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन डिस्कस की थी प्रामिपेक्सोल की, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, हम इसको डिस्कस यूज़ कर सकते हैं। ये बातें तो हो ही गई हमारे पास। अच्छा, याद कैसे करें हम? याद हम ऐसे करते हैं कि जी एक लड़की है अमेंडा, ठीक है जी, तो मतलब एक नमूने में बना रहा हूँ अपनी तरफ से, आपको अच्छा लगे तो याद रख लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। बाकी वीडियो वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, कंसेप्ट डिस्कस कर लिया जाए, आप अगली वीडियो पर चले जाए अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट ही सीखना है तो। अच्छा जी, अमेंडा की ना जो आपी हैं उन्होंने ब्राउन रोटी बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, ब्राउन रोटी बना के दी है। ठीक है, रोटी बनाने पे वो अमेंडा जो है वो रो पड़ी कि यार मेरा यही नसीब है कि बस आप ही मुझे रोटियां बना के देती हैं। रो पड़ी, ठीक है। अच्छा, अमेंडा इतनी गुस्से में पता है क्यों है? क्योंकि उसकी जो दोस्त है उसके बड़े शशके हैं। वो जो है ना सफ़िया, दोस्त उसकी सफ़िया जो है वो सिले सिलाए रस वाले कपड़े पहनती है, या कपड़ों के बहुत तोहफे आते हैं उसके पास, कपड़ों। और उसका जो भाई है वो मर्सिडीज़, उसका यतीम भाई है, यानी खुद भी यतीम है समझ लो, उसका जो ऑर्फन भाई है वो मर्सिडीज़ बेंज ख़रीद के लाता है।
ठीक है। तो सफ़िया सिले सिले कपड़े पहनती है, उसका ऑर्फन भाई मर्सिडीज बेंज है, लेकिन अमेंडा की आपी जो है वो बस प्रेम से ब्राउन रोटी बना छोड़ती है, तो इसलिए अमेंडा तो रोती है। ठीक होगी बात। अमेंडा डीन जो कि आपके पास एंटी वायरल थी, ठीक है। और बाकी सारे जो हैं ये हैं डोपामीन एगोनिस्ट। आप इसे ये एपोमॉर्फिन ऐसा करके याद कर लो ना आप, ठीक है। एपोमॉर्फिन हो गया, और प्रामिप्रैक्सोल, ब्रोमोक्रिप्टीन, रोटिगोटीन, रोपिनिरोल। सो के बाद सफिनामाइड क्या था? ये माओ इनहिबिटर, नया हमने कहा था कि अब ये भी अप्रूव हो चुका है। सफिनामाइड, स्लेजिलीन, रशजिलीन, ये कंप्लीट हो गए। कपड़ों से कपॉन याद रखो। कपॉन जो है ना वो कॉम्प्ट इनहिबिटर है, एक ही तरह का नाम है, ठीक है। तो कपड़ों से कपॉन याद रखना है। एंटा कपॉन भी हो सकता है, टॉल कपॉन भी हो सकता है, ओपी कपॉन भी हो सकता है। सही के बाद और ऑर्फन भाई ने बेंज लेके दी है, तो ये सारे आपके पास इस एंटी मस्किनिक्स आ जाते हैं। ऑर्फेनेड्रीन, बायपेरिडीन, बेंस्ट्रोपीन। सही के बाद तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थर्ड पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।